हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष में। आज मैं एक और डिविजनल चार्ट के बारे में बात करूंगा। इससे पहले मैं आपको सूचना दे देता हूं कि 17 जुलाई को हमारी एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी की फर्स्ट क्लास है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है केपी एस्ट्रोलॉजी सीखने में, आप अगले 2-3 महीने के अंदर एक बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर यदि बनना चाहते हैं और आप एक नई विधा सीखना चाहते हैं तो आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन करें, अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। दूसरी बात, डिविजनल चार्ट की सीरीज को मैं यहाँ पर आगे बढ़ा रहा हूँ। अभी तक मैंने जिन डिविजनल चार्ट की बात की वो थे आपके D2, D4, D6, D8, D7, D8, D9, D10, D12। मैंने 3 डिविजनल चार्ट को इंटेंशनली छोड़ दिया, अभी तक नहीं कराया। वो थे D3, D5 और D11। तो पहले 12 भावों के जो 12 डिविजनल चार्ट हैं उन सभी डिविजनल चार्ट को हमने डिस्कस कर लिया, एक्सेप्ट टू D3, D5 और D11। उनको, इन तीनों डिविजनल चार्ट को भी मैं फ्यूचर में लेकर आऊंगा। एक दूसरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप, यदि आपको ये सीरीज मेरी पसंद आई, आप यदि डिविजनल चार्ट को पढ़ना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप इनके अपने नोट्स वगैरह बना लें, जो भी बनाना है, क्योंकि ये सभी डिविजनल चार्ट को मैं अपनी प्लेलिस्ट से कुछ दिनों के अंदर हटा दूंगा। उसका कारण यह नहीं है कि मैं इनको आपके सामने लेकर नहीं आना चाहता। हटा मैं इसलिए दूंगा क्योंकि मेरे इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी आप देख सकते हो 1000 के आसपास वीडियो डले हुए हैं। तो कोई भी वीडियो ढूंढने में व्यूअर्स को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। एक बहुत बड़ी प्लेलिस्ट हो चुकी है, तो उसमें से मैं उन वीडियोस को हटाने की कोशिश करूंगा जिनको कि कम लोग देखना पसंद करते हैं। ज्यादातर लोग कहीं से भी एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं तो आधी अधूरी एस्ट्रोलॉजी सब जगह सिखाई जाती है। डिविजनल चार्ट के बारे में कहीं पर भी कुछ भी नहीं बताया जाता तो उन लोगों का माइंड ऐसा ही हो जाता है कि डिविजनल चार्ट की शायद कोई जरूरत ही नहीं होती, तो हम इस डिविजनल चार्ट को सीखे ही क्यों। और वो अपने D1 चार्ट के बेस पर एस्ट्रोलॉजी करते रहते हैं। अच्छी बुरी जो भी एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो उनके ऊपर है, मगर वो डिविजनल चार्ट को उतनी प्रायोरिटीज नहीं देते। क्योंकि मैं अपने वीडियोस जो अपलोड करता हूं उससे भी मुझे पता चलता है कि हार्डली 1000 व्यूज भी बहुत मुश्किल से आते हैं, जबकि ये इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी है। जबकि कोई मैं इधर उधर का कोई फैंसी टॉपिक का यदि वीडियो लेकर आता हूं तो उस पर कई 1000 व्यूज एक दिन के अंदर ही आ जाते हैं। इससे यह भी जाहिर होता है कि अधिकतर लोगों को डिविजनल चार्ट में इंटरेस्ट नहीं है। तो इसलिए मैं इन वीडियोस को हटा लूंगा अपने YouTube चैनल से। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं थोड़े बहुत भी, वो यदि इनसे रिलेटेड मैंने जो जानकारी दी है उसे वो जानना चाहते हैं तो उसके अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर वो कर सकते हैं। अब मैं आ जाता हूं आज की क्लास में। तो मैंने पहले 12 भावों के डिविजनल चार्ट की बात की। इसके बाद आपका फिर से डिविजनल चार्ट रिपीट होते हैं। लग्न का डिविजनल चार्ट होता है D13, दूसरे भाव का डिविजनल चार्ट होता है D14, तीसरे भाव का डिविजनल चार्ट होता है D15। इन तीनों डिविजनल चार्ट्स की हम बात नहीं करेंगे। फिर आपका चौथे भाव का, एक तो हमने डिविजनल चार्ट D4 पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे D16। इसी तरीके से हम नेक्स्ट डिविजनल चार्ट पढ़ेंगे D20। फिर हम नेक्स्ट डिविजनल चार्ट पढ़ेंगे D24। 4 के डिफरेंस पर हम डिविजनल चार्ट पढ़ेंगे। इसके बाद हम करेंगे डिविजनल चार्ट D27, D30, D45 एंड D60। तो मेरी सीरीज में केवल ये और डिविजनल चार्ट आपके पास आने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब D16 चार्ट के बारे में आप बताइए। यहाँ पर मैंने रिटर्न कोई भी वो नहीं लिया है, किस तरीके से D16 को यूटिलाइज करेंगे वो मैं बताऊंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं और मैंने देखा है कि यहाँ पर भी सैप के अंदर लिखा हुआ है D16, इसको शोडाम शाह चार्ट बोलते हैं। ये 4th हाउस का ही एक्सटेंशन है। 4th हाउस से हम D4 देखते हैं और D16 भी 4th हाउस का एक्सटेंशन है। 4th हाउस आपका सुख भाव है और प्रॉपर्टी का भाव है, आप सभी को मालूम है। इससे हम प्रॉपर्टी देखते हैं, चल और अचल संपत्ति, और ये सुख भाव भी है। हर तरीके के सुख को हम इससे देख सकते हैं। माँ का भाव भी है। आपकी चल और अचल सभी तरह की प्रॉपर्टीज आपकी जिंदगी के अंदर सेटिस्फेक्शन होगा या नहीं होगा। और केपी एस्ट्रोलॉजी में चौथे भाव से हम एजुकेशन को भी देखते हैं। हर तरह की एस्ट्रोलॉजी में भी आप सेकेंडरी स्कूल तक की एजुकेशन को भी चौथे भाव से देखते हैं। मगर D16 भाव आप यहाँ पर देख रहे हो तो एक कन्वेंस लिखा हुआ है। जनरली व्हीकल से रिलेटेड बताया गया है सब जगह पर, मगर ये पूरी तरीके से बात सच्ची नहीं है। D16 आपके पास जो भी मूवेबल असेट है, मूवेबल का मतलब ऐसी संपत्ति जो कि चल फिर सकती हो, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हो, तो उसके अंदर व्हीकल या आपकी गाड़ी घोड़े मोटरसाइकिल
पुराने जमाने में घोड़े या जानवर जो भी एक जगह से दूसरी जगह पर लेके आते थे आपके व्हीकल, वो रथ वगैरह, वो सभी फोर्थ हाउस से देखा जाता था और उसका डिविजनल चार्ट D16 था। मैं यहाँ पर आपको एक नई जानकारी ये दे रहा हूं कि ये केवल आपके व्हीकल्स ही नहीं देखे जाते, आपको उसे एंजॉय करोगे या उसकी वजह से सफर करोगे ये भी देखा जाएगा। साथ ही साथ यदि आप प्रॉपर्टी है, आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो भी यदि आपको सफरिंग देगी, परेशानी देगी, वो भी आप D16 चार्ट से दे सकते हो। तो D16 चार्ट से आपकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी में आपका कैश भी आता है, आपकी ज्वेलरी भी आती है, आपकी जितनी भी चीजें हैं जिन्हें आप एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर खर्च कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, वो सभी कुछ हम D16 चार्ट से देखते हैं। अब D16 में के मल्टीपल कारक होते हैं, चौथे भाव के, आपकी कुंडली का जो सुख भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है, उसके मल्टीपल कारक हैं। यदि आपको जमीन देखनी है कंस्ट्रक्शन वाली तो मार्स कारक हो जाता है, यदि एग्रीकल्चर लैंड देखनी है तो बुध कारक हो जाता है, मगर आपको सुख सुविधाएं लग्जरी देखनी है तो चौथे भाव का कारक आपका वीनस होता है। तो शुक्र आपका D16 का कारक होगा। तो D16 के जो भी सिग्निफिकेशन देखने हैं तो फोर्थ हाउस का कारक हम शुक्र को लेकर जाएंगे। अब दोस्तों देखना क्या है, अब देखने में मैं जो दो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, आपकी ये मूवेबल असेट, चल संपत्ति जो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी उसको देखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट उसके सुख को देखेंगे। एक तो यह है कि आपके पास वो प्रॉपर्टी है, होना अलग बात है, मगर क्या आप उसे एंजॉय भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये दूसरी बात है। कि आपने बहुत कार खरीद ली मगर कार आपको उल्टा परेशान कर रही है, आप उससे संतुष्ट है नहीं, सेटिस्फाई है या नहीं। अब जैसे हम जनरली जो मूवेबल असेट खरीदते हैं, आप देखिए प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपका मोबाइल भी यहां पर मूवेबल असेट है, आपकी जो कोई भी चीज, हमारे पास ज्वेलरी भी मूवेबल असेट होता है, जो हम दूसरे लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं वो सारी चीजें हमारी मूवेबल असेट है। आपके हाथ में घड़ी बंधी हुई है वो भी मूवेबल असेट है, वो महंगी हो सकती है। अब देखिए हम संतुष्ट कैसे होते हैं, आपके पास असेट होना अलग बात है और उसको एंजॉय करना, उससे सुख प्राप्त करना एक अलग बात है। सपोज आपने एक मोबाइल लिया i12, तो आईफोन ले लिया आपने और उसके अलग अलग मॉडल आते रहते हैं, 12, 13, 14, 15, 16। अब ये मॉडल क्यों आते हैं, जिसके पास 14 मॉडल है एक साल के बाद दूसरा आ जाएगा, तो 14 मॉडल होते हुए भी, असेट होते हुए भी आपके मन के अंदर खुशी खत्म हो जाएगी, आपको लगेगा मैं नया मॉडल लूं। आप एक नई कार खरीद कर लेकर आए अभी और बहुत लग्जरियस कार है, काफी महंगी कार है, और आपने खरीदी हुई 6 महीने के अंदर उसका हायर वर्जन आ गया, तो हो सकता है आपके मन के अंदर ये हो कि नहीं अब ये तो कार बेकार हो गई, पुरानी हो चुकी है और मुझे तो नई कार चाहिए। तो आपके पास कार है मगर आप उसे एंजॉय नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से आपके पास संपत्ति है, पैसा है, लिक्विडिटी है, आपने बहुत पैसा कमा लिया मगर आपके मन के अंदर आप किसी और को देखकर लगता है कि मेरे पास तो कुछ भी पैसा नहीं है, उसके पास इतना है, और आप फिर कमाने में लग जाते हो। इसका मतलब आप उस चीज को एंजॉय नहीं कर रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के अंदर एंजॉय करना। आपका ये D16 आपको बताएगा कि आप अपनी मूवेबल एसेट को एक्वायर करोगे, आपके लिए वो शुभ होंगे, अशुभ होंगे, और फर्दर आपके पास है तो आप उन्हें एंजॉय भी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो आपको देखना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको D16 चार्ट के सिग्निफिकेशंस अपनी जिंदगी के अंदर मूवेबल असेट को आप एंजॉय करेंगे, वो आपको परेशानी करेंगे, आप एक्वायर मतलब खरीद भी पाओगे या नहीं पाओगे। इसे देखने के लिए हम चौथा भाव सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट है फोर्थ लॉर्ड D1 चार्ट में, तीसरा इंपॉर्टेंट है फोर्थ हाउस का सिग्निफिकेटर शुक्र। तो तीन चीजों को हम D1 चार्ट में सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे, फोर्थ हाउस को हम देखने की कोशिश करेंगे, फिर फोर्थ लॉर्ड को हम देखेंगे, और फिर हम देखेंगे इसके कारक को। तो यहां पर मैंने किसी पर्सन की एक कुंडली ली हुई है तो मैं इनका फोर्थ हाउस को देखता हूं। तो सबसे पहले मैं फोर्थ हाउस को देखता हूं, तो इसके अंदर दो नेचुरल मैलिफिक प्लेनेट, नैसर्गिक अशुभ ग्रह मार्स और सन आकर बैठ गए हैं। तो मार्स और सन दो अशुभ ग्रह चौथे भाव के अंदर आकर बैठे हैं। तो ये पक्का निश्चित मान लीजिए इस पर्सन को फोर्थ हाउस से रिलेटेड सुख में कमी होगी ही होगी। फोर्थ हाउस से रिलेटेड आप ये कितनी भी असेट एक्वायर कर ले मगर ये उन्हें एंजॉय नहीं कर पाएगा, एक कारण या दूसरे कारण की वजह से, क्योंकि फोर्थ हाउस के ऊपर आपके मैलिफिक प्लेनेट जाकर बैठ गए हैं। यदि फोर्थ हाउस में
शुभ ग्रह जाकर बैठ जाए, बेनिफिक प्लेनेट जाकर बैठ जाए, तो वो फोर्थ हाउस से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस को कमी होने के बावजूद भी एंजॉय करेगा। उसके पास साइकिल है तो वो साइकिल को भी एंजॉय करेगा। मगर फोर्थ के अंदर मेलिफिक प्लेनेट बैठ गए तो उसके पास कितने भी असेट हो सकते हैं, उन्हें वो आसानी से एंजॉय नहीं करेगा। जो भी चीज होगी, कोई न कोई मूवेबल असेट तो हर व्यक्ति पे होता है, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसके पास मूवेबल असेट ना हो, मगर ये पर्सन उसे एंजॉय नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां पर दो मेलिफिक प्लेनेट है। अब होंगे भी या नहीं होंगे, अब मैं देखता हूं फोर्थ हाउस पर और फोर्थ लॉर्ड की स्थिति देखता हूं, तो फोर्थ लॉर्ड यहां पर देखिए स्व राशि का होकर चौथे भाव के अंदर ही बैठ गया है, तो वो आपका पंच महापुरुष राजयोग भी फॉर्म कर रहा है फोर्थ लॉर्ड। मगर फोर्थ हाउस देखिए सैटर्न भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो फोर्थ हाउस आपका बैडली एफ्लिक्टेड है, 3 मेलिफिक प्लेनेट का इन्फ्लुएंस है। इसका मतलब चौथे भाव का सुख में जरूर कमी होगी। मगर देखिए मल्टीपल प्लेनेट चौथे भाव को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इस चीज को भी ध्यान से समझना। सुख में कमी होगी मगर असेट डेफिनेटली बहुत सारे मूवेबल असेट होंगे, मगर उनका नुकसान होगा मगर एंजॉय किए हो ये भी निश्चित है। बहुत सारे एसेट मैंने क्यों बताए, क्योंकि चौथे भाव पर यहां पर देखिए 4 प्लेनेटों का सीधा सीधा असर है, तो 4 प्लेनेटों का असर है, वो कुछ ना कुछ डेफिनेटली देंगे। सैटर्न एस्पेक्ट कर रहे हैं तो स्लो देंगे, पुराने व्हीकल्स वगैरह या इस तरह की चीज पर्सन लेगा, क्योंकि सैटर्न जब भी एस्पेक्ट करता है, सैटर्न एक ओल्ड प्लेनेट है, फोर्थ हाउस पर सैटर्न का इन्फ्लुएंस है, वो पर्सन न्यू व्हीकल्स वगैरह नहीं लेगा, पुराने व्हीकल्स लेगा। होंगे इन पे व्हीकल्स डेफिनेटली होंगे। इसी तरीके से जो एंजॉयमेंट है वो नहीं होगा, स्ट्रगल होगी, क्योंकि 3 मेलिफिक प्लेनेट यहां पर बैठे हुए हैं। किसी की कुंडली में बेनिफिक बैठे हैं तो आप कहिए कि बहुत बढ़िया रहने वाला है। इसी तरीके से आपको असेस करना है कि फोर्थ हाउस की स्थिति कैसी है। सबसे पहले अब मैं फोर्थ लॉर्ड को देखता हूं, तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठकर फोर्थ हाउस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि पर्सन एक्वायर करेगा प्रॉपर्टीज। हैप्पीनेस डिपेंड करेगी कि उस फोर्थ हाउस में कौन से प्लेनेट बैठे हैं। अब फोर्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा है, इसका मतलब फोर्थ हाउस स्ट्रॉन्ग हो गया, तो फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीजें ये एक्वायर करेगा और थोड़ी बहुत उसको हैप्पीनेस भी मिलेगी। 3 मेलिफिक प्लेनेट है, इसलिए अनहैप्पीनेस ज्यादा है, दुख ज्यादा है, वो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। मगर उसका लॉर्ड वहां पर बैठा है तो वो कुछ कोशिश करेगा, तो व्यक्ति एसेट को एक्वायर करने की कोशिश करेगा, उससे इसके कुछ सुख मिलेगा, मगर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। अब मैं देखूंगा नेक्स्ट कार का कारक शुक्र है, जो कि त्रिकोण में जाकर बैठ गया है आपका, और यहां से दूसरे भाव के अंदर जाकर बैठा है। तो जब भी कारक आप ये मानकर चलिए, कारक का प्लेसमेंट देखिए फोर्थ हाउस से, और लॉर्ड का भी फोर्थ हाउस से प्लेसमेंट देखना है। यदि लॉर्ड फोर्थ हाउस से 6, 8, 12 में, फोर्थ हाउस को लग्न बनाकर देखना है। 6 का मतलब हो गया यदि 9वें भाव में, 8 का मतलब 10वें भाव में, 12 का मतलब यदि 12वें भाव में जाकर बैठ जाता है कारक। 6, 8, 12 सॉरी, यहां से चौथे भाव से 6 और 8 और 12th में जब भी जाकर बैठता है कारक, तो 6 का मतलब एक्चुअल में हो जाएगा यहां से 6 9वां भाव हो जाएगा, 8th यहां से 11वां भाव हो जाएगा और 12th यहां से तीसरा भाव हो जाएगा। माफ कीजिएगा, पहले कुछ गलत बोल गया था। यहां पर जब भी लॉर्ड फोर्थ हाउस का लॉर्ड या कारक शुक्र जाकर बैठेगा तो ऐसे पर्सन को एक्वायर करने में भी परेशानी होगी, और वो पूरी तरीके से एक्वायर कर लेगा तो हैप्पीनेस में जरूर कमी होगी। इस व्यक्ति का क्या है, लॉर्ड तो चौथे हाउस के अंदर है, इसका मतलब डेफिनेटली वो लिक्विड असेट को एक्वायर करेगा, मूवेबल असेट को एक्वायर करेगा, और इसके कारक की स्थिति भी काफी अच्छी है। वो अपने आप से दूसरे भाव में चला गया, तो अपने आप से दूसरे भाव में जाना वृद्धि को इंडिकेट करता है। तो कारक त्रिकोण में भी बैठा हुआ है, दूसरे भाव में, उस पर कोई मेलिफिक इन्फ्लुएंस भी नहीं है। तो हम यहाँ पर D1 के बेस पर क्या 3 चीजें वो करेंगे कि ये पर्सन, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा है, इस पर मूवेबल असेट होंगे। दूसरी स्थिति, फोर्थ हाउस बैडली एफ्लिक्टेड है, भाई 3 मेलिफिक प्लेनेट, इसका मतलब ये एंजॉय नहीं करेगा उन्हें, और जो एसेट होंगे वो अच्छी क्वालिटी के भी नहीं होंगे। रीजन क्या है कि मेलिफिक प्लेनेट अच्छी क्वालिटी के एसेट नहीं दिलवाएंगे। फर्दर हम कारक की स्थिति देखेंगे, तो कारक इससे अपने आप से दूसरे भाव के अंदर बैठा है, तो कारक उसको क्या करेगा, असेट एक्वायर करने में पूरी तरह से मदद करेगा। तो D1 के बेस पर इस पर्सन के ऊपर मल्टीपल असेट हो सकते हैं इनके पास, मगर उनके सुख में कमी होगी, ऐसा हम कहेंगे। अब हम इसी चीज को जाकर देखेंगे D16 की यूटिलिटी क्या है। ये तो हमने D1 से देखा, अब D16 के अंदर आपको ये की यही चीजें देखनी है। सबसे पहले आपको मगर एक एडिशनल देखना है, हैप्पीनेस का लेवल यदि देखना है आपको, तो आप D16 का लग्न लॉर्ड का प्लेसमेंट देखिए।
D16 ये है आपका सोडामसा चार्ट। इसके लगने लॉर्ड को जाकर मैं देखता हूं तो लग्न लॉर्ड यहाँ पर मित्र राशि में त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो ये आपको लिक्विड असेट को बताता है कि लिक्विड असेट पर्सन पे होंगे और ये कुछ हद तक लिक्विड असेट से सेटिस्फाइड होगा। जो असेट ये एक्वायर करना चाहेगा एक्वायर कर लेगा। पहला कंपोनेंट में जो बता रहा हूं D16 का जो लग्न लॉर्ड है वो इंडिकेट करेगा कि आप पर लिक्विड असेट भी होंगे कि नहीं होंगे, उसका प्लेसमेंट कैसा है, D16 की लग्न कैसी है, उसके बेसिस पर हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि वो एसेट को एक्वायर करेगा कि नहीं करेगा। लग्न को सूर्य देख रहा है तो सूर्य ही देख रहा है, इतना ज्यादा बहुत नेगेटिव भी नहीं है और वो पॉजिटिव भी नहीं है। लग्न लॉर्ड आपके 9th हाउस के अंदर जा रहा है, यह भी इंडिकेट कर रहा है कि इस पर आपको एक तरीके से D16 का ये एसेट को एक्वायर करेगा, जो कि हम D1 में भी देखा था। अब हम हैप्पीनेस देखना चाहेंगे, तो हैप्पीनेस देखना चाहेंगे कितने एसेट होंगे, उससे कोई परेशानी तो नहीं होगी, तो फिर वही 4th हाउस को हम सबसे पहले देखना चाहते हैं। तो 4th हाउस को आप यहां पर देखते हो तो उसके अंदर मेलिफिक फिर से मार्स आ गया। हैप्पीनेस में वो कमी को इंडिकेट कर रहा है, मेलिफिक मार्स है, हालांकि मून उसको एस्पेक्ट कर रहा है, स्टिल मून का कोई एस्पेक्ट इतना वो नहीं माना जाता, बेटर न्यूट्रल से ही माना जाता है। तो मेलिफिक मार्स है, मतलब सुख में फिर कमी है। अब हम देख लेते हैं 4th लॉर्ड जो है, अगर 4th लॉर्ड जुपिटर है वो एक्चुअली 6ठे भाव के अंदर जाकर बैठ गया, तो वो भी उतनी उसका बेटर प्लेसमेंट नहीं है 4th लॉर्ड का। तो 4th हाउस में कोई बेनिफिक प्लेनेट नहीं बैठा है, 4th लॉर्ड का भी कोई उतना यहाँ पर बेटर प्लेसमेंट नहीं है। तो लग्न के बेस पर हम बता रहे हैं कि एक्वायर तो कर लेगा ये, मगर हैप्पीनेस में फर्दर कमी होगी, उतनी ज्यादा हैप्पीनेस नहीं होगी। फिर इसके कारक को देखते हैं हम शुक्र को, तो शुक्र यहाँ पर कारक है, वो फिर से आपका 11वें भाव के अंदर बैठा हुआ है, तो ये इंडिकेट कर रहा है, कारक इंडिकेट कर रहा है, कारक उस कार्य को करवा देगा, इनको व्हीकल दिलवा देगा, इनके पास लिक्विड असेट भी अवेलेबल होंगे, मगर 4th हाउस पर मेलिफिक प्लेनेट का इन्फ्लुएंस होने की वजह से सेटिस्फेक्शन लेवल उतना नहीं होगा। D1 भी ये इंडिकेट कर रहा है, D9 भी ये इंडिकेट कर रहा है, तो D1 और D9 दोनों में आपकी सिमिलरिटीज हैं। D1 में जो रोल 4th लॉर्ड प्ले करेगा, D9 में वो लॉर्ड D16 का हो सकता है, मैं गलती से D16 की जगह D9 बोल गया हूं, माफ कीजिएगा, अक्सर क्योंकि हम D9 की बात करते हैं हर जगह पर, तो D16 की बात नहीं करते। तो यहां पर D1 में जो आपको 4th लॉर्ड बताएगा वो D16 के अंदर आपका लग्न लॉर्ड इंडिकेट करेगा। 4th लॉर्ड एक्चुअली 4th हाउस के प्लेसमेंट में 4th हाउस की स्ट्रेंथ को बताएगा 4th लॉर्ड, कि लॉर्ड का काम होता है आपको वहां तक पहुंचाना, किसी भी भाव का लॉर्ड उस जगह तक पहुंचाता है कि आप लिक्विड असेट लेना चाहते हो, तो आपका जो 4th लॉर्ड है वो आपको लिक्विड असेट तक पहुंचा देगा। पहुंचाने का मतलब आप लिक्विड असेट लेने की स्थिति में होंगे, मगर एंजॉयमेंट उसके हाथ में नहीं है। एंजॉयमेंट हाथ में होगा आपका 4th हाउस में कौन से प्लेनेट है और कारक पर भी काफी हद तक डिपेंड करता है। तो यहां पर हमने देखा कि इसका लग्नेश अच्छी स्थिति में है, लग्न उतनी खराब स्थिति में नहीं है, इसका मतलब असेट एक्वायर करेगा, मतलब 4th हाउस जो सुख स्थान है वो D16 का भी एफ्लिक्टेड है, मार्स भी है, तो वो एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक है। इसका 4th लॉर्ड भी एक्चुअली कोई अच्छा प्लेसमेंट नहीं है उसका 4th लॉर्ड का भी, तो 4th लॉर्ड का बेटर प्लेसमेंट नहीं है, तो वो भी ये इंडिकेट कर रहा है कि इसको सुख उतना अच्छा नहीं मिलेगा। कारक जो वीनस है वो यहाँ पर आपका 11वें भाव के अंदर 4 साइन में जाकर बैठा है, मून की साइन के अंदर वीनस का प्लेसमेंट बहुत बेटर तो नहीं होता, तो कारक भी क्या करेगा, इसको कोई उतना सुख दिलवाने में हेल्पफुल नहीं होगा। तो यहां पर हम D16 के बेस पर ये हम देख सकते हैं कि इस पर्सन के पास कई व्हीकल होंगे, मगर ये उनको एंजॉय नहीं करेगा। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, इससे हम एक्सीडेंट भी देखते हैं, D16 से हम एक्सीडेंट भी देखते हैं, और वो भी व्हीकल का एक्सीडेंट देखते हैं। यदि 4th हाउस D16 का एफ्लिक्टेड हो बाई मेलिफिक और 4th लॉर्ड एफ्लिक्टेड हो, उस पर सैटर्न और मार्स का इन्फ्लुएंस हो, तो ऐसा कहा जाता है उस व्यक्ति को अपने नाम से व्हीकल नहीं लेना चाहिए। वो अपनी वाइफ के नाम से ले ले या किसी और व्यक्ति के नाम से ले ले, अपने नाम से उसको व्हीकल नहीं लेना चाहिए, और जनरली उसको किसी फर्स्ट हैंड व्हीकल भी उसको नहीं लेना चाहिए, उसको सेकंड हैंड व्हीकल लेना चाहिए, नया व्हीकल नहीं लेना चाहिए यदि वो अपने नाम से ले रहा है तो, क्योंकि जब वो नया व्हीकल अपने नाम से लेता है तो वो पूरी तरीके से उसका होता है, मगर वो सेकंड हैंड व्हीकल लेगा तो वो आपका किसी और के नाम से लेगा। और मैं आपको एक और सूत्र बता देता हूं, यदि D1 और D16 दोनों के 4th हाउस पर मेलिफिक इन्फ्लुएंस हो, तो होगा ऐसा कि वो अपने नाम से शायद व्हीकल नया ले भी नहीं पाएगा।
उसके प्रारब्ध में यह है कि उसको अपनी जिंदगी के अंदर पुराने व्हीकल से ही काम चलाना पड़ेगा। और यदि उसको लेने की अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है तो ये मेरी तरफ से एडवाइस होगी कि वो उस व्हीकल को अपने किसी भी फैमिली मेंबर के नाम से ले सकता है, तो उसके लिए बेटर रहेगा। तो टोटलिटी में जो हमें एनालिसिस करना है वो एक और चीज हम यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं, D16 के 4th लॉर्ड और लग्न लॉर्ड को D1 में जाकर अब देख लीजिए। D16 के 4th लॉर्ड को, यहाँ पर D16 का 4th लॉर्ड है जुपिटर, देखिए वो भी 6th हाउस के अंदर है, तो हैप्पीनेस को ये भी इंडिकेट नहीं कर रहा। D16 का लग्न लॉर्ड यहाँ पर 4th हाउस के अंदर ही बैठा हुआ है, तो D16 का लग्न लॉर्ड देखिए सारी चीजें कोरिलेटेड है। आपने ध्यान से वीडियो सुना होगा कि असेट एक्वायर करेगा मगर एंजॉय नहीं करेगा। असेट कैसे एक्वायर करेगा? D16 का लग्न लॉर्ड अच्छा प्लेस्ड है, वो भी असेट एक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। D4 का 4th लॉर्ड आपका वेल प्लेस्ड है अपनी राशि में, वो भी असेट एक्वायरमेंट को वो कर रहा है शो। फर्दर D16 का लग्न लॉर्ड D1 के अंदर वेल प्लेस्ड है, वो भी ये बता रहा है कि वो एसेट एक्वायर करेगा, कन्वेंस वगैरह होंगे उसके पास, मोबाइल वगैरह होंगे बदल बदल कर, मगर वो उन्हें एंजॉय नहीं करेगा। एंजॉय कैसे नहीं करेगा? यहाँ का 4th हाउस एफ्लिक्टेड है, इसका भी 4th हाउस एफ्लिक्टेड है। फर्दर यदि मैं यहाँ का 4th लॉर्ड देखूं तो वो भी वेल प्लेस्ड नहीं है। इसके बाद मैं यहाँ पर देखता हूं इसके 4th लॉर्ड को, यहाँ पर देखता हूं तो वो भी छठे भाव के अंदर चला गया है। तो ये सारी चीजें ये इंडिकेट कर रही हैं कि इस पर्सन के पास लिक्विड असेट तो होंगे मगर उनको ये एंजॉय कर नहीं पाएगा। अलग अलग कुंडली में थोड़ा वेरिएशन आपको मिल सकता है, तो आपको अंडरस्टैंड करके इसको समझना है। तो D16 बेसिकली आपको हैप्पीनेस अबाउट लिक्विड असेट बताता है और आपके पास कितने लिक्विड असेट होंगे इसका असेसमेंट बताता है। तो इन दिस वे यू कैन यूज दिस D16 चार्ट। अब इंतजार कीजिएगा, मैं जल्दी ही D20 चार्ट लेकर आने वाला हूं। नमस्कार, धन्यवाद।